किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह को लेकर नई मांग ने पश्चिमी यूपी में सियासी समीकरण बदल दिए हैं, जो कहीं न कहीं सभी सियासी दलों के जनप्रतिनिधियों की टेंशन बढ़ा सकती है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है। इसे लेकर राष्ट्रीय लोकदल ने बड़ा प्लान तैयार किया है, साथ ही बड़े आंदोलन की रणनीति भी बनाई है। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की मांग इसलिए भी कर रहे हैं कि किसानों के हीरो को आपने खिलाड़ियों को दिया, साइंटिस्टों को दिया, नेताओं को दिया, हम सबका स्वागत करते हैं। अटल जी को दिया, उसका स्वागत करते हैं, पर चौधरी चरण सिंह जी को नहीं दे रहे, तो इसका हमें तकलीफ है। दरअसल बरसों पुरानी इस मांग के फिर से जोर पकड़ने पर सियासी दलों की मुश्किलें खड़ी होनी तय है। राष्ट्रीय लोकदल ने मेरठ में किसान मजदूर पखवाड़ा सप्ताह में इस मांग पर मंथन किया था। इस मांग को लेकर मेरठ में रालोद के दिग्गजों ने लंबी चर्चा की। रालोद विधायक प्रसन्न चौधरी से लेकर गुलाम मोहम्मद समेत पार्टी पदाधिकारियों ने रणनीति तैयार की है। ऐसे में निकाय चुनाव के अलावा रालोद का ये दाव 2024 चुनाव में भी भाजपा की मुसीबत बढ़ा सकता है। यूपी में मदरसों के सर्वे के बाद अब सरकार एक और बड़ा अभियान चलाने जा रही है, जिस पर सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि मदरसों की फंडिंग समेत कई बिंदुओं पर सर्वे के बाद अब सरकार बड़ी तैयारी में है। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह का दावा है कि सर्वे में कुछ मदरसों की फंडिंग के बारे में संदिग्ध जानकारी मिली है, जिसकी जांच कराएंगे। जैसे ज़कात और दान से दिखाई गई है, तो वहाँ ऐसी स्थिति नहीं आ रही है सूचनाओं में कि वहाँ ज़कात और फंडिंग दान देने वाले लोग हैं, तो ऐसी फंडिंग की भी जांच हम कराएंगे। मंत्री जी के इस दावे पर सवाल खड़े होने लगे हैं। सपा सांसद एसटी हसन की माने तो मदरसों का खर्च ज़कात से चलता है। मदरसों को एक शक की निगाहों से बहुत दिन से ये लोग देख रहे हैं, बहुत कोशिशें करी, सब कुछ उखाड़ पछाड़ करी, लेकिन मदरसों में कभी कोई भी गलत चीज नहीं निकली। सपा सांसद मदरसों में गड़बड़ी से इनकार कर रहे हैं, लेकिन यूपी के मंत्री का कहना है कि अशांति फैलाने के लिए फंडिंग होती है। फंडिंग देश को बांटने के कारण से हो रही है, फंडिंग देश में अशांति फैलाने के लिए उत्तर प्रदेश में हो रही है। मदरसों की फंडिंग की ईडी या आयकर जांच की कोशिश पर विवाद बढ़ने लगा है। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में तैनात एक पुलिसकर्मी ने खाकी को दागदार किया है। तस्वीरों में दिख रहे इन दरोगा साहब पर लगे संगीन आरोपों से गाजियाबाद में सनसनी मच गई। डीसीपी ग्रामीण के पीआरओ पद पर तैनात अक्षय मिश्रा पर एक कवित्री ने जबरन रेप और गर्भपात के आरोप लगाए। पुलिस कमिश्नर से शिकायत के बाद कविनगर थाने में मुकदमा दर्ज हो गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कवित्री का आरोप है कि डीसीपी ग्रामीण ने पीआरओ पद पर तैनात दरोगा अक्षय मिश्रा ने उसके फ्लैट पर जाकर चाय में नशे की गोलियां मिलाई और जबरन दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बना लिया, जिसके दम पर आरोपी लगातार ब्लैकमेल करता रहा और शादी का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म को अंजाम देता रहा, साथ ही गर्भपात कराने का दबाव भी बना रहा था। एफआईआर में बताया गया कि 25 अप्रैल को किसी सवारी का इंतजार कर रही पीड़िता से दरोगा ने नंबर लिया था और फिर पीड़िता के फ्लैट पर चाय के बहाने आया था। कवित्री की शिकायत पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। एक महिला ने एक दरोगा के ऊपर शारीरिक शोषण के आरोप लगाए हैं। इसमें तत्काल ही संज्ञान लेते हुए पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है एवं इसमें विवेचना के दौरान जो भी तथ्य आएंगे उनके आधारों पर जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 6 देशों से आने वाले यात्रियों पर अगले हफ्ते से सख्ती बढ़ाई जाने की तैयारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर से आने वाले पैसेंजर्स के लिए 1 जनवरी 2023 से नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में पैसेंजर्स को यात्रा से पहले अपनी रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। रिपोर्ट 72 घंटे से पहले की नहीं होनी चाहिए। इससे पहले बेंगलुरु एयरपोर्ट पर अबुधाबी, हांगकांग और दुबई से आए यात्रियों का कोरोना टेस्ट हुआ, जिसमें 3 यात्री पॉजिटिव मिले। इन तीनों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए। ताज़ा केसेस को देखें तो 19 से 25 दिसंबर के बीच देश में कोरोना के मामलों में 11% की बढ़ोतरी देखी गई और क्रिसमस के बाद भी देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में 25 दिसंबर को देश में कोरोना के 187 नए केसेस मिले थे, तो 26 दिसंबर को कोरोना के 166 केसेस मिले। एक दिन बाद 27 दिसंबर को कोरोना के केस बढ़कर 188 हो गए। केसेस में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कल हुई, जब कल कोरोना के 268 मामले मिले। खबरों के मुताबिक भारत के लिए अगले 40 दिन बहुत गंभीर हैं और जनवरी में कोरोना की चौथी लहर आने की संभावना जताई गई है। कांग्रेस ने बुधवार को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक के मामले पर गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी। इसे लेकर सीआरपीएफ ने अब केंद्रीय गृह मंत्रालय को जवाब सौंपा है।
सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय को बताया कि राहुल गांधी ने 2020 से अब तक 113 बार सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन किया है और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी ऐसा हुआ है। सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय को जो चिट्ठी सौंपी है उसमें बताया है कि राहुल गांधी 2020 से अब तक 113 बार सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर चुके हैं, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई बार ऐसा हुआ है। दरअसल सीआरपीएफ हर दौरे से पहले अग्रिम सुरक्षा संपर्क कराती है। यात्रा के दिल्ली में प्रवेश से पहले भी ऐसा किया गया था और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के लिए दिल्ली में पर्याप्त फोर्स की तैनाती कराई गई थी, जिसके बाद ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने दिल्ली में प्रवेश किया था, जिसे लेकर भाजपा राहुल गांधी पर आक्रामक है। सरकार जिम्मेदारी से अपना कार्य कर रही है, सुरक्षा एजेंसी जिम्मेदारी से अपना काम कर रही है। राहुल गांधी जो ऐसी बचकानी हरकतें करते हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने भाजपा पर सियासत करने का आरोप लगाया है। पिछले वर्षों में अपने 2 बड़े प्रमुख नेताओं को हमने खोया है इसी लापरवाही के कारण। हम नहीं चाहते कि भविष्य में कोई ऐसी बात हो। अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर यूपी सरकार पर बड़ा हमला करते हुए भाजपा पर आरक्षण खत्म करने की कोशिश का आरोप लगा दिया है। अखिलेश यादव ने केंद्र और यूपी सरकार पर ओबीसी वर्ग की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों सरकारों में पिछड़ा वर्ग के हितों को दरकिनार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में और दिल्ली की सरकार ये पिछड़ों के वोटों से बनी सरकार है और इन दोनों सरकारों में पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है। अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी सरकार पिछड़ा वर्ग के बाद SC/ST वर्ग का भी आरक्षण खत्म करना चाहती है। आज पिछड़ों का छीना है, कल दलितों का भी छीनेंगे। उन अधिकारों को, हक को छीनने का काम ये सरकार लगातार कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो समाजवादी पार्टी भी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्ग के साथ पूरे सहयोग और मदद के साथ खड़ी होगी, जिससे सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी जा सके, क्योंकि सरकार पे भरोसा नहीं है। अखिलेश यादव ने सरकार पर जानबूझकर चुनाव को लटकाने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि हार के डर से सरकार जानबूझकर चुनाव में देरी कर रही है। सरकार न केवल आरक्षण पे भेदभाव कर रही है बल्कि चुनाव से भी भागना चाहती है। लेकिन यूपी सरकार पर आरक्षण छीनने के अखिलेश यादव के तमाम आरोपों पर खुद अखिलेश यादव के ही पुराने साथी ओम प्रकाश राजभर ने सवाल खड़े कर दिए। राजभर ने कहा कि अखिलेश ने खुद ही अपनी सरकार में एक जाति को छोड़कर ओबीसी की किसी और जाति की सुध नहीं ली। जब सरकार में थे तो इनको नाई, गौड़, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, कश्यप, शाक्य, सैनी, बारी, जुल्हा, दुनिया, सारी, साई, दर्जी, भर, राजभर, आरा, कर्क, बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंघार ही दिखाई नहीं दे रहा था। ओपी राजभर ने कहा कि सपा और बसपा दोनों दलों पर सत्ता में रहते हुए कभी भी पिछड़ा वर्ग की सभी जातियों में बराबरी से 27% ओबीसी आरक्षण का बंटवारा नहीं किया। कभी 17 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की बात दिल्ली की पार्लियामेंट में इन दोनों नेताओं ने नहीं किया। दोनों सदन में रहा करते थे। ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव मैनपुरी जीतने के बाद अति उत्साह में हैं, लेकिन पैरों तले जमीन खिसकने की वजह से उन्हें पिछड़ों की याद आने लगी है। धरातल से जमीन खिसक रही है, धरातल से जमीन खिसक रही है। बस एक भूत सवार हो गया है कि हमने मैनपुरी जीत लिया, खतौली जीत लिया, यही भूत सवार है ना। बगैर ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव करवाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आज यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। उत्तर प्रदेश नगर निगम चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। यूपी सरकार ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग गठित करने के बाद अब बिना ओबीसी आरक्षण के ही निकाय चुनाव करवाने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए आयोग का गठन किया गया है। ऐसे में आयोग की रिपोर्ट आने के बाद स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएं। यूपी सरकार में याचिका में सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। इसमें हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव करवाने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सोमवार को कोर्ट यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई कर सकता है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया। आयोग निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उस रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण निर्धारित करेगी। एक तरफ आरक्षण पर विपक्ष सरकार के खिलाफ लामबंद है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी फ्रंट फुट पर हमलावर हो गया है।
और अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब देने के लिए भाजपा ब्रिगेड ने मोर्चा खोल दिया है। ओबीसी आयोग गठित होने के बाद विरोधियों पर भाजपा के हमले और तेज हो गए हैं। खासकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तीखे प्रहार किए। अखिलेश यादव जी घड़ियाली आंसू न बहाएं, वो परिवार की भलाई के लिए पिछड़ों की बात करने की बात करते हैं। वो पिछड़ों का भला नहीं, परिवार का भला चाहते हैं। दरअसल निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर ये सियासी जंग छिड़ी है। विपक्ष के आरोपों को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। हर स्थिति में उनके आरक्षण को जारी कराने के बाद ही हम लोग चुनाव कराएंगे। इतना ही नहीं, फतेहपुर सीकरी सीट से भाजपा के सांसद ने तो अखिलेश यादव को नसीहत तक दे डाली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा है कि बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए बिना चुनाव नहीं होंगे। सिर्फ भाजपा ब्रिगेड ही नहीं बल्कि भाजपा के सहयोगी दल भी अखिलेश को घेरने में जुटे हैं। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश पर पिछड़ों के हक पर डकैती डालने का आरोप लगाया। आज के दिन में सरकार में धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने तुरंत पिछड़ों के साथ खड़े हुए। उन्होंने कहा बिना पिछड़े के आरक्षण का कोई चुनाव नहीं होगा और उन्होंने आयोग भी बना दिया और सुप्रीम कोर्ट में मुँह पी गए। ओबीसी आरक्षण के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक जून या फिर जुलाई से पहले निकाय चुनाव की संभावना नहीं दिख रही है। योगी सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही यूपी में निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, जिसके लिए सरकार की तरफ से 5 सदस्यों की टीम गठित कर दी गई। इसी बीच ओबीसी आरक्षण के लिए बनाए गए आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह ने बयान दिया। कहा कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट तैयार करना बड़ी चुनौती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ही आयोग को रिपोर्ट तैयार करनी है। इसके लिए आयोग को प्रदेश के हर जिले में जाकर डेटा इकट्ठा करना होगा। ऐसे में इस प्रक्रिया को पूरा करने में कम से कम 6 महीने का वक्त लग सकता है। 6 महीने तो कम से कम लगे, क्योंकि पूरे यूपी में घूमना पड़ेगा। यूपी में हर जिले में जाना पड़ेगा, वहाँ से डाटा कलेक्ट होंगे। हालांकि पहले तय समय के मुताबिक यूपी में दिसंबर या जनवरी के महीने तक नगर निकाय चुनाव संपन्न हो जाने की संभावना थी, लेकिन पहले निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर हाईकोर्ट के आदेश और अब आरक्षण को लेकर आयोग गठित होने और यूपी सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद अब तय वक्त पर चुनाव होने की संभावनाएं लगभग खत्म हो चुकी हैं। साल 2022 की विदाई को लेकर उत्तराखंड में सैलानियों का जमावड़ा शुरू हो गया है, लेकिन नए साल के जश्न में सर्दी का संकट भी सामने आ सकता है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड होने की चेतावनी जारी कर दी है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द उत्तराखंड में मैदान से लेकर पहाड़ी इलाकों में पारा काफी ज्यादा गिर सकता है। उत्तराखंड में भी कुछ असर दिखा है जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट से हमारे, जिसमें कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग की अगर बात करें तो इनमें हल्की मध्यम तक की बारिश और बर्फबारी जो है कुछ जगहों तक में वो मिल जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की ठंड और मैदानी इलाकों में घना कोहरा रह सकता है। सर्दी के सितम की चेतावनी के साथ ही पहाड़ों पर नए साल के जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में सैलानियों का जमावड़ा लगने लगा है। रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में पर्यटक आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि हर साल औली और चोपता में बर्फबारी के चलते काफी तादाद में सैलानी पहुंचते हैं। ऐसे में इस बार प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस चेकिंग कर रही है, वहीं मौसम की चेतावनी को लेकर रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था कर दी गई है। सीएम योगी की सख्त हिदायत के बाद भी कई जिलों के अधिकारी सुनवाई को लेकर लापरवाह बने हुए हैं, जहां सीएम योगी पहले ही ये कह चुके हैं कि जनता की सुनवाई सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री ने लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने जन शिकायतों में बार बार लापरवाही करने वाले 24 जिलों के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपर मुख्य सचिव नियुक्ति और प्रमुख सचिव गृह को पत्र लिखा है। 8 जिलों में डीएम कार्यालय के अधिकारी लापरवाह, 16 जिलों में पुलिस विभाग के अधिकारी लापरवाह, आईजीआरएस के नोडल अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अक्टूबर में फीड जन शिकायतों की मुख्यमंत्री कार्यालय ने समीक्षा की थी। आजमगढ़, बागपत, सोनभद्र, कासगंज में डीएम ऑफिस की लापरवाही, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, एटा में डीएम ऑफिस के कर्मचारी लापरवाह, लखनऊ, मथुरा, हरदोई, रायबरेली में पुलिस लापरवाह, कासगंज, बलिया, मैनपुरी, सहारनपुर में भी पुलिस की लापरवाही, बांदा, कानपुर आउटर, बस्ती, अमेठी में भी पुलिस पर सवाल। जन सुनवाई में हाथरस, हमीरपुर, संत कबीर नगर पुलिस फेल। दरअसल सीएम योगी ने शिकायतकर्ता की संतुष्टि के बाद ही जन सुनवाई के मामले में ग्रेडिंग देने को कहा था। साथ ही जन शिकायतों को लेकर 20 बिंदुओं की चेकलिस्ट भी जारी की गई थी, लेकिन दोबारा समीक्षा में भी पालन न होने पर अब कार्रवाई का फैसला लिया गया। उधर लखनऊ में यहसान बिल्डर्स पर बड़ी कार्रवाई के बाद अब अवैध कब्जा कराने वाले मददगारों पर शिकंजा कसने वाला है।
उन्होंने सरकारी जमीन पर यशदान बिल्डर को निर्माण करने में मदद की थी, लेकिन अब नजूल की जमीन पर यशदान बिल्डर को अलाया अपार्टमेंट बनाने की हरी झंडी देने वाले दोषियों पर कार्रवाई होने वाली है। दरअसल अवैध निर्माण की जांच में 6 इंजीनियर दोषी मिले थे, जिन पर कार्रवाई के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शासन से सिफारिश की है। जांच में सामने आया था कि यशदान बिल्डर के मालिकों और प्राधिकरण के कुछ अफसरों ने मिलीभगत से नजूल की जमीन पर निर्माण कराया था। अलाया अपार्टमेंट मानचित्र सेल से नजूल की एनओसी न मिलने के बाद भी नक्शा निरस्त करने की फाइल दबाए रखी गई। इस मामले में सहायक अभियंता जीडी सिंह और स्माइल खान के साथ तत्कालीन अवर अभियंता रविंद्र श्रीवास्तव, अनिल मिश्र, जेएन दुबे और सुनील वर्मा दोषी पाए गए हैं। नजूल की जमीन पर अवैध रूप से बने इस 6 मंजिला अपार्टमेंट की जांच एलडीए ने पूरी कर ली है और मानचित्र सेल के 6 इंजीनियरों को दोषी पाते हुए शासन से कार्रवाई की संशोधन भी की है। हालांकि हजरतगंज इलाके में प्रयाग नारायण रोड पर बने इस अपार्टमेंट को अब ध्वस्त किया जा चुका है। साथ ही यहां फ्लैट लेने वाले आवंटियों की भरपाई की भी तैयारी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि यशदान बिल्डर के मालिकों की संपत्तियों की नीलामी कर बकायेदारों को भुगतान दी। राजस्थान में कांग्रेस के एक अधिवेशन में यूपी की योगी सरकार की तारीफ हुई। बजट पर सुझाव देने के लिए बुलाए गए कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टी के प्रदेश सचिव गजेंद्र सांखला ने यूपी की कानून व्यवस्था की तारीफ कर नई चर्चा शुरू कर दी। सांखला ने राजस्थान की खराब कानून व्यवस्था पर जमकर सवाल उठाए और यूपी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि शासन इस तरह का होना चाहिए जैसे उत्तर प्रदेश में है, जहां सरकार रिपीट हुई है। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने भयमुक्त वातावरण दिया था। यूपी की सरकार के दोबारा चुनकर आने की सबसे बड़ी वजह बेहतरीन कानून व्यवस्था थी। सांखला ने ये भी कहा कि राजस्थान में रात 8 बजे के बाद पुलिस के संरक्षण में शराब की दुकानें खुलती हैं। गजेंद्र सांखला के यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ करने पर उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बधाई दी। मैं बधाई देता हूँ राजस्थान सरकार को कि उन्होंने एक व्यापक दृष्टिकोण से इस विषय में सोचने का काम किया है और निश्चित रूप से जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, उन्हें भी इस प्रकार का संज्ञान लेना चाहिए। उधर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने गजेंद्र सांखला की तारीफ को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने जो कहा होगा वो यही कहा होगा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक नजीर है जो हालत खराब है। एक ऐसा बैंक फ्रॉड सामने आया है जहां दोस्ती के नाम पर तकरीबन 50 लोग फर्जीवाड़े का शिकार हो गए और अब इनका परिवार पुलिस के पास इंसाफ की गुहार लगा रहा है। बताया जा रहा है कि कानपुर के शास्त्री नगर इलाके में हर्ष कटियार नाम के एक शख्स ने दोस्ती के जाल में फंसाकर धोखाधड़ी की। दरअसल आरोपी ने करीब 50 से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खुलवाकर करोड़ों का लेन देन किया। ये पैसा कहां से आया और कहां चला गया, इस बारे में किसी को जानकारी नहीं है। कहा जा रहा है कि आरोपी ने खुद के कैनरा बैंक में नौकरी लगने के बाद नए बैंक खाते खोलने का टारगेट मिलने की बात दोस्तों से कही थी। इसके बाद करीब 50 जानने वाले लोगों से कागजात लेने के बाद 100 से ज्यादा बैंक खाते खुलवाए और एटीएम आने के बाद सभी से एटीएम कार्ड वापस लेकर बैंक में मोबाइल नंबर भी बदलवा दिए और अब इन खातों से करीब 3 से 5 करोड़ का लेन देन या हेरा फेरी को अंजाम दिया। अगर आपसे आपका कोई जानने वाला किसी बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए कहता है तो उस पर यूं ही आंख मूंद कर भरोसा नहीं करिएगा। तो जो उसी प्रलोभन में आके बच्चों ने खाते खुलवाए और भी बच्चे उसके साथ में थे। तो जो मेरे बच्चे ने खाता खुला उसके बाद खाता खुलवाने के बाद एटीएम वगैरह जो उन्होंने हर्ष कटियार ने अपने पास रख लिया। धोखाधड़ी करने वाले 22 साल के हर्ष त्रिपाठी के इस कारनामे से पुलिस भी सन्न है। ये एक गंभीर मामला है, पूरे प्रकरण की जाँच की जा रही है। क्राइम ब्रांच की टीम तफ्तीश में जुटी है। बड़ी खबर आपको दे दें लखनऊ से, जहां शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एमएलसी चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने जारी किया है नोटिफिकेशन। इस वक्त की बड़ी खबर, 5 से 12 जनवरी के बीच में प्रत्याशी अपना नामांकन कर सकेंगे। 13 से 15 जनवरी तक नामांकन पत्रों की जांच होगी और 16 जनवरी को नाम वापसी का आखिरी दिन होगा। ये बड़ी खबर लखनऊ से, जहां शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एमएलसी चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। 5 से 12 जनवरी के बीच में प्रत्याशी अपना नामांकन कर सकेंगे। 13 से 15 जनवरी तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और उसके बाद 16 जनवरी को नाम वापसी का आखिरी दिन होगा। 30 जनवरी को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। 2 फरवरी को सभी सीटों पर मतगणना होगी। ये बड़ी खबर, 12 जनवरी को विधान परिषद में स्नातक कोटे के 3 सीटें खाली रही हैं और शिक्षा विधान परिषद कोटे की भी 2 सीटें खाली रही हैं। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक सीट पर चुनाव होगा।
कानपुर खंड स्नातक सीट पर यह चुनाव होगा और बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक सीट पर भी चुनाव होना है। इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक सीट पर चुनाव होगा। कानपुर खंड शिक्षक की सीट पर भी चुनाव होगा। गाजियाबाद में तैनात एक दरोगा पर दर्ज हुआ रेप और शोषण का मामला। महिला ने गर्भवती होने पर जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाया। महिला की तहरीर पर पुलिस ने दरोगा के खिलाफ थाना कविनगर में दर्ज कराया केस। मऊ में छात्र को गोली मारे जाने का मामला। पुलिस ने पहली जांच में घटना को बताया झूठा। पुलिस ने घायल के बात को सिरे से खारिज कर दिया। जालौर में प्राचीन मंदिर से लाखों रुपए की कीमत के अस्त्र धातु की मूर्तियां चोरी हो गई। मंदिर में हुई वारदात के बाद लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ। सोनभद्र में मजदूरों का शोषण करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने कुल 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार वृंदावन सोसाइटी में 26 दिसंबर को महिला की मौत का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पति ही निकला पत्नी का हत्यारा। झांसी में जंग खाया तोप का गोला मिलने से पुलिस के हाथ पांव फूल गए। रोड किनारे बनी फल की दुकान के पीछे मिला तोप का गोला। बुलंदशहर में डेयरी कर्मचारियों से तमंचे की नोक पर की गई लूट का खुलासा। लूट में शामिल 4 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ में ठाकुरगंज के केदार विहार में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 8 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। 1 अवैध पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद। बुलंदशहर में पुलिस ने तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। हथियार बनाने का सामान 20,000 रुपए बरामद। एटा में पुलिस ने लूट करने वाले गैंग का खुलासा किया। गैंग के 5 सदस्यों में से 4 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लूटे गए जेवरात और नकदी बरामद। एटा में जोरों पर एलपीजी गैस का कालाबाजारी का काम। आपूर्ति विभाग और पुलिस ने मारा छापा। एक मकान से 37 घरेलू और 27 कमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद। सोनभद्र में स्टारो एनएम के पर केस दर्ज हो चुका है। कंपनी पर मजदूरों की मौत का पैसा गबन करने का आरोप है। दर्जनों मजदूरों की तहरीर पर शक्तिनगर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। औरैया में तमंचे के बल पर लूट की गई। सर्राफा व्यापारी के साथ 3 अज्ञात बदमाशों ने की तमंचा दिखाकर 6 लाख रुपए की लूट। बस्ती में महिला हत्याकांड का खुलासा। पति ने पत्नी के घर से दूर ले जाकर की हत्या। हत्या के बाद दर्ज कराई थी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट। लखनऊ के लालबाग में बीच सड़क पर हुआ गड्ढा। चर्च के पास अचानक से सड़क में गहरा गड्ढा होने से हड़कंप मचा। कानपुर देहात में कार अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई। कार गिरने से कार चालक घायल हुआ। कार में बैठी 2 सवारियां भी चोटिल हुई। एटा में विद्युत पोल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झूलते विद्युत तार आए दिन किसी न किसी बड़े हादसे को न्योता देते हैं। बरेली में सिलेंडर में आग लगने से धमाके से फट गई छत। पूरे मकान में आई दरारें। लाखों का नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। श्रावस्ती में घने कोहरे के बीच रोजाना हो रहे हादसे। कम विजिबिलिटी के चलते ऑटो रिक्शा पलटा। एक महिला गंभीर रूप से घायल। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेल महाकुंभ का आगाज कर दिया। प्रदेश भर के 13 जिलों की 13 टीमों ने हिस्सा लिया। विकासनगर में किसानों को मुआवजा न मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ धरना दिया। मुख्यमंत्री के नाम पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। हरिद्वार में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने कार्यालय पर छापा मारकर एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तरकाशी में मौसम के बदले मिजाज से ठंड बढ़ी। लोग अलाव के सहारे ठंड से बचने की कोशिश कर रहे। देहरादून में बंद कमरे के अंदर बोरे में मिला शव। मकान मालिक ने कमरे से बदबू आने पर तोड़ा कमरे का ताला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। उत्तराखंड के सभी स्कूलों में मास्क लगाने अनिवार्य हो गया। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने स्कूलों को दिए दिशा निर्देश। अल्मोड़ा में सल्ट विधानसभा में विधायक महेश जीना ने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया है। सल्ट में 7 कक्षाओं का बनेगा विद्यालय। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे पीयूष अग्रवाल पर कांग्रेस का आरोप जयंत रमोला ने लगाया है। राजस्व कर चोरी का आरोप प्रेमचंद अग्रवाल बोले। चुनाव में हार की वजह से बौखलाए हैं जयंत रमोला। रानीखेत पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा पर तंज कसा है। कहा, हमारे यहां भाजपा की तरह हिटलरशाही नहीं है। जो योग्य लोग हैं उन्हें आगे लाया जाता है। पौड़ी में आगामी फायर सीजन से निपटने के लिए डीएम ने अभी से वन विभाग के अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। समन्वय बनाकर जागरूकता अभियान चलाने को कहा। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हरिद्वार नगर क्षेत्र में बने रैन बसेरों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को स्लोगन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए ताकि जरूरतमंद लोगों को रैन बसेरों की सुविधा मिल सके। उत्तरकाशी पुलिस ने प्रतिबंधित काजल काट की लकड़ी के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बदमाश लकड़ी की कीमत तकरीबन इनके पास से बरामद की गई 14 लाख रुपए की लकड़ी।
श्रीनगर में नोडल अधिकारी ने पौड़ी जिला अस्पताल का जायजा लिया। कोरोना से निपटने के लिए अस्पताल प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश दिए। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम में अभी तक नहीं हुई दिसंबर माह में होने वाली बर्फबारी। धाम में अभी भी चल रहे हैं पुनर्निर्माण कार्य। निचले क्षेत्रों में पड़ रही कड़ाके की ठंड। रुद्रप्रयाग में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपटा दुगलबिट्टा में मौसम हुआ है खुशगवार। घूमने आए पर्यटकों के चेहरे पर आई खुशी। चमोली में नए साल का जश्न मनाने को लेकर बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक। जहां चमोली जनपद की सीमा से लगे हुए पर्यटन चोपटा भी पहुंच रहे हैं, जहां पुलिस अब हुड़दंगियों पर भी पैनी नजर बनाए है। मसूरी में आयोजित विंटर लाइन कार्निवल की तीसरी शाम गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी के नाम रही। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र सिंह नेगी को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। नए साल को लेकर अल्मोड़ा में होटल व्यवसायियों में खुशी की लहर। जिले के होटल, रिसोर्ट और होम स्टे में अभी तक 50% बुकिंग हुई है। कुमाऊनी व्यंजनों से पर्यटकों का स्वागत किया जा रहा है। आईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने गर्भवती महिलाओं के लिए तैयार किया है गर्भ ऐप। पहाड़ के दूरस्थ गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए फायदेमंद साबित होगा यह ऐप। लखनऊ में बिना नक्शा पास कराए किए गए निर्माणों पर एलडीए सख्त। बिना नक्शे के कराए गए 5 वेबसाइट निर्माण सील किए गए। मेरठ कैंट में तेंदुए की दहशत से लोग खौफ में। कई इलाकों में पसरा सन्नाटा। कैंट बोर्ड की टीम लोगों को कर रही सावधान। झांसी में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम को करना पड़ा विरोध का सामना। धार्मिक स्थलों को हटाने को लेकर विवाद हुआ। इटावा में निजी अस्पताल में अवैध रूप से चल रहे मेडिकल स्टोर पर औषधि विभाग ने छापेमारी की है। टीम ने 9 लाख की दवा सीज की। उन्नाव में फ्लोर मिल गल्ला गोदाम में छापेमारी का मामला। 8000 क्विंटल गेहूं का मंडी शुल्क नहीं किया गया जमा। एसडीएम ने राजेश्वरी फूड प्रोडक्ट पर 3 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया। अमेठी में रोडवेज बस से उतरते ही यात्री की मौत। जगदीशपुर से लखनऊ जा रहा था ये रोडवेज सवार व्यक्ति। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन पर बैटरी चलित गाड़ियों का विरोध में कुलियों ने सांकेतिक हड़ताल की। हड़ताल के चलते यात्रियों को अपना गलेट से ले जाने की असुविधा का सामना करना पड़ रहा। एनटीपीसी के डीजीएम के लापता कुत्ते ने पुलिस के छुड़ाए पसीने। 12 दिन से लापता कुत्ते की तलाश में अब यूपीटा बाराबंकी पुलिस। गाजियाबाद में पिटबुल और रॉटवीलर के पालने पर लगी है रोक। 1 जनवरी से गाजियाबाद नगर निगम नहीं करेगा रजिस्ट्रेशन। अमरोहा में शहर में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद। रातों रात आम के हरे पेड़ पर चलाया आरा, जहां आम के लगभग 10 पेड़ों को काटकर नष्ट किया गया। रामपुर में डीसीडीएफ की जमीन से किसान यूनियन कार्यालय का कब्जा हटाने के नाकाम कोशिश में जुटा प्रशासन। घंटों तक चली कवायद पर लोगों का चलता रहा विरोध। झांसी में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क। कोविड अस्पतालों में पूरी तैयारियां। ऑक्सीजन सिलेंडर की मात्रा भी पर्याप्त। सोनभद्र में दुधी विधायक रामदुलाल गोंड ने गरीब लोगों को बांटे कंबल। विधायक ने अपने आवास पर कंबल वितरित किए। बुलंदशहर में डीएम सीपी सिंह ने खुर्जा में अलाव की व्यवस्था और रैन बसेरों का निरीक्षण किया है। डीएम ने रैन बसेरों में रुके हुए लोगों से बात कर उनसे सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। अंबेडकर नगर में शहर से लेकर गांव तक भीषण ठंड का सितम जारी है। बर्फीली हवाओं और घने कोहरे ने बढ़ाई है ठंड से चलती हुई दिक्कतें, जहां लोग ठिठुरते हुए नजर आए। गोंडा में लगातार शीतलहर का कहर जारी। सुबह कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम। शहर के प्रमुख चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई। पीलीभीत में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट। सीएमओ ने L2 अस्पताल में व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए हैं। कोरोना से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां भी पूरी। वाराणसी में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी। सैनिटाइजेशन के काम में अब तेजी आ रही है। कोरोना को लेकर जागरूकता भी बढ़ाई जा रही है। देहरादून में पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों की संपत्ति होगी जब्त। अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति की जांच एसटीएफ ने रिपोर्ट डीएम को सौंपी। नीलांग घाटी में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के रिसर्च ने कैमरे में कैद किया हिम तेंदुआ। टीम ने लगाए 65 कैमरे ट्रैप। पार्क प्रशासन ने भी लगाए 40 कैमरे। रुद्रप्रयाग में प्रगतिशील किसान के फार्म हाउस का डीएम ने निरीक्षण किया है। सरकारी विभागों से मिलने वाली मदद का भरोसा दिया। देहरादून में शिक्षक की बाइक चोरी करने वाला छात्र अरेस्ट हुआ है। आरोपी ने जंगल में छिपाकर रखी थी बाइक। पुलिस ने बाइक को बरामद कर लिया। रिमोट वोटिंग की सुविधा देने की तैयारी में जुटा है चुनाव आयोग। घर से दूर रहने वाले लोग आसानी से कर सकेंगे मतदान। वोट डालने के लिए अपने घर जाने की जरूरत नहीं। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सवालों पर सीआरपीएफ की सफाई। कहा सिक्योरिटी में नहीं हुई कोई भी चूक। राहुल गांधी ने खुद तोड़े नियम। एबीपी गंगा
खबर आपकी, जुबान आपकी।